गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 15 अप्रैल और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे, ठीक है। और इस बार थोड़ा पीडीएफ में थोड़ा चेंजेस किया गया है और वो चेंजेस क्या है आपको दिख जाएगा आगे, ठीक है। तो एग्जाम के लिहाज से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बहुत लोग धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं हमारे चैनल से, तो आप लोग भी ज्वाइन होइएगा जिनको भी पसंद है। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आज के न्यूज़पेपर में है कि अनुसूचित जाति का वर्गीकरण लागू पहला राज्य। कुल मिलाकर आपने ओबीसी का कॉन्सेप्ट देखा है ना, अदर बैकवर्ड कास्ट में। इसमें क्या होता है, एक 8 लाख का एक बैरियर लगाया गया है। जिस परिवार का इनकम 8 लाख से ऊपर है उसको ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं क्रीमी लेयर। और जिस परिवार में 8 लाख से जो है ना इनकम कम है उसको वहां पे आरक्षण का लाभ मिलता है ओबीसी कम्युनिटी को, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर, याद रखिएगा। तो इसको बोलते हैं उपवर्गीकरण। इसको क्या बोलते हैं, वर्गीकरण बोलते हैं। ये देखिए, इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एससी शेड्यूल कास्ट में भी ये जो है ना वर्गीकरण को लागू किया गया है। और ऐसा करने वाला तेलंगाना पहला राज्य है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे सामाजिक जो है ना और आर्थिक जो ताना बाना ना उसको प्रभावित करेगा, ठीक है। एक ये फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा फैक्ट याद रखिएगा कि जो कॉमन सिविल कोड है जो या यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लागू करने वाला जो भारतीय संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड। हालांकि आप देखोगे वहां पे गोवा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन वो देश का कानून नहीं था, उसको पुर्तगाल में बनाया गया था, ठीक है। और हमारी संसद के द्वारा जो बनाया गया जो कानून है यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। याद रखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये फैक्ट याद हो गया। क्रीमी लेयर के बारे में हम लोग बात किए। जिसका भी 8 लाख से ऊपर इनकम है उसको क्रीमी लेयर मानते हैं। क्रीमी लेयर मतलब उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप फॉर्म भरते होंगे ना, तो वहां पर पूछता है, जैसे ओबीसी कम्युनिटी के अगर आप हैं तो आपसे पूछेगा क्या आप नॉन क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं, तो वहां पे ऑप्शन होता है यस या नो। तो आपको यस करना होता है, तब जाके आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए दूसरा फैक्ट आते हैं यहाँ पे आज का आर्टिकल में। अभी देखोगे गुजरात का जो एरिया है, जैसे अपना ये प्यारा सा भारत है, माफ कीजिएगा मैप में अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है। मान लीजिए अपना प्यारा सा भारत है, ठीक है। तो यहाँ पे अरब सागर है, ठीक है, अरेबियन सी है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो डॉकयार्ड है, जो हमारे यहाँ पे बंदरगाह है, वहां पे मादक पदार्थ देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान से ये जो सीमा साझा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मादक पदार्थों का इंटर भारत में किया जाता है। इधर म्यांमार से करता है और इधर पाकिस्तान से करता है, ठीक है। तो वहां पे मेथ फेटामाइन ये शब्द देख रहे हैं ना, ये है एक मादक पदार्थ। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि खबरों में रहा मेथ फेटामाइन जो शब्द है ना क्या चीज से जुड़ा हुआ है या क्या चीज से जुड़ा हुआ है। तो वहां पे क्लाइमेट चेंज लिख देगा, वहां पे लिख देगा कोविड-19 वैक्सीन लिख देगा, वहां पे यहाँ पर लिख देगा कोई दवा लिख देगा, ठीक है। और वहां पे लिखेगा नशा पदार्थ। तो मैथम फेटाइल माइन जो है ना, याद रखिएगा एक मादक पदार्थ है और ये क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। दूसरा आता है यहाँ पे एक शब्द काफी चर्चा में चल रहा है, गोलकोंडा ब्लू, ठीक है। द गोलकोंडा ब्लू जो शब्द आप देख रहे हैं ना, ये पूछेगा इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज है जो खबरों में रहा था। तो ये डायमंड है। गोलकोंडा ब्लू ये क्या है, डायमंड है। और ऑप्शन में पता है क्या दे देगा, ये जो है गिग इकोनॉमिक से जो है एक शब्द है, या अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ शब्द शब्द है, या ग्रामीण विकास के लिए जो है यहाँ पे एक शब्द यूज किया जाता है, या प्राचीन काल में व्यापार से जुड़ा हुआ शब्द है। ऐसा करके कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन बनाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा द गोलकोंडा ब्लू जो है ना एक डायमंड है जो कि नीलामी करने के लिए यहाँ पे लाया गया है। दूसरा बात करें यहाँ पे, देखिए जो पुरुषों का जो जीन होता है ना, ठीक है, पुरुषों का जो जीन होता है ना उसमें बदलाव देखा जा रहा है। आज का जो वातावरण है, जिस तरह से पुरुष काम कर रहे हैं, जो उन पे तनाव बढ़ रहा है, ठीक है, जो काम का जो प्रेशर है और खराब जीवन शैली, जो ढंग से फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, उनका पोषण जो है खाना नहीं हो पाता है, आप बर्गर पिज्जा में आप व्यस्त रहते हो, तो हमारे शरीर को पोषण नहीं मिलता, तो हमारे जो जीन है ना उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। आज का दौर क्या है, टेक्नोलॉजी का दौर है। तो लोग जो है ना वर्क फ्रॉम होम या कंप्यूटर के माध्यम से ही वर्क किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाता है, तो हमारे जो जीन है ना उसमें भी चेंजेस देखने को मिलता है, जो कि नुकसानदेह है। आने जो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चों का जन्म होता है उसमें ऑटिज्म जैसी बीमारी को देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा साइंस एंड टेक में
कि ऑटिज्म जो बीमारी है किससे जुड़ा हुआ है, तो बच्चों से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा। और बच्चों के जो मानसिक है, जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो फिजिकल है, उस पर जो असर पड़ता है। आप देखोगे ना, जो बच्चे में ऑटिज्म होता है ना, वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, चीजों को सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, ऑटिज्म ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद बात करेंगे कैंसर के बारे में। यहाँ पे महिलाओं में अगर आप देखोगे ना, तो अंडाशय कैंसर जो एक कैंसर होता है ना, तो वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये जो है ना, मतलब आम होता जा रहा है। तो याद रखिएगा, जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा जहां से क्वेश्चन कैंसर को लेकर पूछा गया है, वो होता है कीमोथेरेपी। आपसे यही पूछेगा कि कीमोथेरेपी जो है ना, उपचार किस बीमारी से जुड़ा हुआ है, किस बीमारी को ठीक करने के लिए करते हैं। तो वहां पर क्या दे देगा, ऑटिज्म दे देगा। वहां पे क्या दे देगा आपको, HIV एड्स दे देगा। लेकिन कीमोथेरेपी जो है ना, कैंसर के इलाज के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और कैंसर क्या होता है, जो सेल होता है ना हमारे बॉडी का सेल, वो अनरेगुलर तरीके से बढ़ता है ना, उसी को कैंसर कहते हैं। ठीक है, अनरेगुलर तरीके से मतलब उसमें रेगुलेशन नहीं होता है, अपने मन से बढ़ा जा रहा है वो, उसी को कैंसर बोलते हैं। यह है एडिटोरियल पेज। यहाँ पे शिक्षा और धर्म के बारे में बात किया गया है, शिक्षा और धर्म के बारे में। यहाँ पर एक घटना दिया गया है कि एक स्कूल में प्रोजेक्ट जो चल रहा था। ठीक है, बच्चों लोग को प्रोजेक्ट बना के लाना होता है, आपने भी स्कूल गया होगा, आपने भी प्रोजेक्ट बनाया होगा, बहुत लोगों ने। ठीक है, तो बच्चे लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो एक बच्ची वहां पर जो थी ना, एक प्रोजेक्ट बनाई थी, वहां पे एक खास परिधान वाले मॉडल बनाया था बच्ची ने, कि अगर इस परिधान वाले महिलाएं अगर इस तरह के वस्त्र धारण करती तो उनको जन्नत नसीब होगा, बाकी लोगों को नहीं होगा। बाकी लोग जो है ना, बिच्छू, सांप जैसे जो है जीव जंतुओं में तब्दील हो जाएंगे। तो इस तरह का घटना यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक समझाना चाहते हैं कि बच्चे में जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि स्वतंत्र रूप से उनके अंदर जिज्ञासा हो, स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता विकसित हो, प्रश्न करने की क्षमता विकसित हो, लॉजिकल डेवलपमेंट करने का क्षमता विकसित हो, तब ना एजुकेशन का मतलब वो होता है। लेकिन आप यहाँ पे पूर्वाग्रह जैसे यहाँ पे लक्षण देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी आर्टिकल में पूरा बात किया गया है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें धर्म को हावी ना होने दे। धर्म का जो पूर्वाग्रह है, ठीक है, कि आप अपने धर्म को बेस्ट मान रहे हो, बाकी धर्मों को जो हीन नजर से देख रहे हो, ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा का असली उद्देश्य क्या होता है, अंधविश्वास और जो अंधापन है ना, उसको दूर करना। बच्चों को मन में सवाल को जन्म देने वाली शिक्षा होना चाहिए, बच्चों में क्यूरियोसिटी होना चाहिए, बच्चों में जो है लॉजिकल सोचने की क्षमता विकसित होना चाहिए। तब जाके समझेंगे कि वो हमारा एजुकेशन जो है ना, वो बेहतर है। ठीक है, और यहाँ पे बात किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे ये घटना के बारे में बात किया गया है कि इस तरह का जो कोई खास परिधान पहनते हैं तो उनको जन्नत नसीब होता है, और जो इस तरह का परिधान नहीं पहनते हैं तो उनको नापाक या उनको जहन्नुम में, ये इस तरह का वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा यहाँ पे, क्योंकि जो मोरल सेक्शन है, ठीक है, वहां पे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर अब देखेंगे बंगाल को लेकर। देखिए पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड जो अधिनियम जो संसद से पास हुआ है, जो पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, तो बंगाल में इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे विरोध जो है ना, आंदोलन हुआ था, अब वो हिंसा में तब्दील हो गया। तो जो पक्ष वाला पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने कहा कि जो हिंसा हुआ है, जो हिंसा के करने वाले लोग हैं ना, उसको बाहर से लाया गया है। ठीक, तो यहाँ पे जो विपक्ष में जो है बीजेपी, उन्होंने कहा कि आपके पास इतना खुफिया विभाग है तो आपने इस चीज को पता क्यों नहीं किया। आप इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कह रहा है कि जो कह रहे हैं कि आपका जो बयान था कि हम यहाँ लागू नहीं होने देंगे वक्फ बोर्ड को, इसको लेकर यहाँ पे हिंसा बदल गया है। ठीक है, तो एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप लगा रही है। कुल मिलाकर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का है। अगर कोई कानून हमारे देश से पास होता है, संसद से पास होता है, ठीक है, तो उसको पूरे देश में लागू करना होगा। ठीक है, ये बाध्यकारी है। अगर कुछ यहाँ पे दिक्कतें हैं तो आपस में बातचीत करके यहाँ पे मसले को सॉर्ट आउट करना होगा, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है, हमारा देश संविधान को मानने वाला देश है। तो संविधान में इसको लेकर बातचीत किया गया है कि अगर कुछ विवाद होता है जहाँ पे समन्वय का अभाव है, तो आप लोग अच्छे से बातचीत करके, संवाद करके चीजों को लागू कीजिए, ना कि हिंसा अपना के। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको। फिर आते हैं यहाँ पे मनरेगा को लेकर। यहाँ से क्वेश्चन जो है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला तो पूछेगा कि मनरेगा जो है ना, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यूपीएससी ऐसे ही पूछता है और 2-3 बार पूछ भी लिया है। फिर आपसे स्टेट पीसीएस कैसे पूछेगा कि मनरेगा जो है ना क्या है स्कीम, और ये कब लागू किया गया।
और वर्तमान में ये आर्टिकल क्यों आ गया है? क्योंकि इसका रिलेवेंस को लेकर, प्रासंगिकता, औचित्य को लेकर प्रश्न आ गया। मनरेगा जो है ना, अभी भी वर्तमान जो हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वीडियो को और आप वीडियो को देख रहे हैं ना, उस वक्त भी प्रासंगिक है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए, ठीक है, जो गरीब परिवार है उनको रोजगार देने के लिए, जो ग्रामीण इलाकों से शहरों का पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है स्कीम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। जो अकुशल श्रमिक हैं, जो महिलाएं हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। तो महिलाओं को रोजगार मिलेगा तो महिला सशक्तिकरण होगी, होगी ना, महिला क्या होगी, इंपावरमेंट होगी। तो इसके फायदे हैं, इस कारण से ये रिलेवेंस है। चुनौती क्या है कि जो पैसा मिलता है, ठीक है, वो लेट से मिल रहा है, उसमें वित्तीय अनियमितता देखने को मिल रहा है, यहाँ पे चैलेंजेस देखने को मिल रहा है, लोगों में जागरूकता का अभाव है, फंड का अभाव है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी संसद की एक समिति थी, उन्होंने सिफारिश किया है कि जो 100 दिन का रोजगार है ना, उसको 100 दिन से बढ़ाकर 150 कर दीजिए। और जो जो मिलता है वहां पे क्या मिलता है, परिश्रम, जो चार्ज मिलता है पैसा, वो जो है ना 400 रुपया मिनिमम कर दीजिए। तो इसको लेकर सिफारिश किया गया है और ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ही है, ठीक है। इन्होंने चीन पे सवाल उठाया। चीन बोलता है कि रसिया यूक्रेन का जो युद्ध है ना, हम उसमें तटस्थ है, मतलब हम किसी देश का समर्थन नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इन्होंने, इनका जो खुफिया विभाग है, इनका जो सेना है, उन्होंने देखा कि जो रूस का जो सेना है ना, उसमें चाइना नागरिक, जो चीन के नागरिक है ना, वो उसमें पार्टिसिपेट करके यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे चीन को लेकर इन्होंने प्रश्न उठाया कि जो परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है ना, P5 में चाइना आता ना, और तो उसको लेकर जो है विश्वसनीयता पे सवाल उठ रहा है। दूसरा क्या है, चाइना बोलता है कि हम शामिल नहीं हैं, हम किसी का समर्थन नहीं करते हैं। तो फिर आपके नागरिक यहाँ पे कर क्या रहे हैं? क्योंकि आप देखोगे ना, चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया, ये तीनों मिलके जो है हमारे खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर इनका कहना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डिप्लोमेट में, आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि रशिया यूक्रेन को जो शांति स्थापित करने में क्या क्या चैलेंजेस है, तो यहाँ पे चाइना के बारे में आप जिक्र जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे जो यूक्रेन का जो क्षेत्र है कुसर्क, ये देखिए कहाँ पे गया कुसर्क, यहाँ पे मैंने टिक करके रखा था, कोई बात नहीं। आप देखोगे ना, यहाँ पे कुसर्क करके एक क्षेत्र मिलेगा, याद रखिएगा। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जो विवादित एरिया रहता है ना, उसको एक तरफ लिख देगा, दूसरी तरफ कंट्री का नाम लिख देगा, मैचिंग करने के लिए पूछता है। तो ये इस तरह का याद रखिएगा, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आपने देखा है कि ट्रेड वार चाइना और अमेरिका में काफी ज्यादा चल रहा है। अमेरिका ने 145% जो ना टैरिफ लगा दिया है, तो इसी का रेसिप्रोकल चाइना ने भी 125% का जो है ना यहाँ पे टैरिफ लगा दिया है। तो ये जो है ना थमने का काम नहीं, मतलब थमने का नाम नहीं ले रहा है, चलता जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे अमेरिका का जो फाइनेंस ऑफिसर है, जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर, उनका कहना है कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है ना, उसमें जो असंतुलन है ना, उसको बैलेंस करने के लिए जो हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, वो इस तरह की कदम उठा रही है। आप लोग जो ट्रेड वार जो बोल रहे हैं ना, वो ट्रेड वार नहीं है, बल्कि बैलेंस करने का ये अप्रोच है, ये एक कदम है, ठीक है। तो देखिए किस तरह का सफाई दे रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चाइना की अगर बात करें, चाइना के जो वाणिज्य मंत्री है, उनका कहना है कि जो आपने यहाँ पे जो लगा रहे हो 145% का क्या लगा रहे हो, टैरिफ लगा रहे हो, ये WTO के जो नियम है ना, उसके खिलाफ है। जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो मल्टीलैटरल जो सिस्टम है, जो नियम आधारित चलना चाहिए, उसके खिलाफ है, ठीक है। तो एक दूसरे के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, दोनों तरफ से सफाई दिया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बता दें वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको बता दें यहाँ पर मंदी देखने को मिलेगा, जो सप्लाई चेन है ना वो बाधित होगा, जो विकासशील देश, जो गरीब देश है ना, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा। तो ये जो वैश्विक इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, अगर देखोगे चाइना अमेरिका के बीच में जो ट्रेड होता है ना, 485 कहाँ गया, 585 बिलियन डॉलर का होता है। मतलब 440 का जो बिलियन डॉलर है ना, वो इंपोर्ट करता है कौन, अमेरिका, और 145 का क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। अब आते हैं यहाँ पे, ये क्या चीज है, हाँ, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फंड्स ऑफ फंड स्कीम लॉन्च किया है। इसमें 10,000 करोड़ का बजट है, याद रखिएगा।
टेक्नोलॉजी जैसे एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ठीक है, ब्लॉकचेन हो गया, इन तमाम चीजों को प्रमोट करने के लिए या हमारे स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए फंड्स ऑफ फंड स्कीम बनाया गया। याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाएगा कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या स्कीम लॉन्च किया गया है, तो फंड्स ऑफ फंड के बारे में आप चर्चा करेंगे, ठीक है। या एआई को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या अभी हाल में कदम उठाया, तो आप फंड्स ऑफ फंड के बारे में चर्चा करेंगे। फिर बता दें यहाँ पे खनिज कल्याण योजना, ये कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। ये योजना किसके लिए है? जो खनन से जुड़े हुए जो क्षेत्र है या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके विकास के लिए ये योजना लाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अभी जो है ना आरओ का एग्जाम होगा यूपीएससी यूपीपीसीएस में। अभी बीपीएससी में बहुत सारी वैकेंसी आने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ना, उसके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। किसी व्यूअर ने हमसे पूछा था कि क्या ये आरओ के लिए या रेवेन्यू ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक? बिल्कुल है। जीएस का एग्जाम जहां पर भी हो रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस पे हम प्रीवियस ईयर, अभी कुछ दिनों से जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। और उससे तमाम जो फैक्ट है, जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम यहाँ पे लाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस कारण से हमारा वीडियो भी कुछ दिनों से बाधित हो रहा था, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये कंटिन्यू चलेगा। अब आते हैं यहाँ पे डेवलप कंट्री के बारे में, और एक साथ एक चुनाव, ये काफी न्यूज में चल रहा है। अभी बीपीएससी का आई थिंक मेंस का एग्जाम होने वाला है, और वहां पे एसी पेपर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो वहां पे डेवलप कंट्री को लेकर, जो विकसित राष्ट्र है, 2047 में बनना है डेवलप कंट्री, उसको लेकर आर्टिकल पूछ सकता है एसी पेपर में। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूछेगा, ठीक है। आपको बता दें, जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में है, पक्ष में है, उनका तर्क ये है कि जो है ना विकास की जो गति है ना, उसको काफी तेज कर देगा। जो आर्थिक बोझ है ना, जो चुनाव करवाने में जो खर्च होता है ना, उस पर कमी आएगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके बाद कल जो था अंबेडकर जी का जन्मदिन था। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको पता ही ना उनका योगदान कितना है, आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन जो इस आर्टिकल में लिखा हुआ याद रखिएगा, इनका जन्म 1891 में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा बता दें, हमारे देश के पहले कानून मंत्री यही हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी, याद रखेंगे आप इनका नाम। और इनका मृत्यु जो है 1956 में हो गया था, ठीक है। और इसके बाद मुझे कुछ खास फैक्ट नजर नहीं आ रहा है। समय 17 मिनट हो गया, तो आपको अगर पसंद आता है तो अपना फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।